वीवो कैसे आपका पहला कस्टमर बना? तो उन्होंने एक ऐसा स्काउट करा कि भाई कौन सी कंपनी है जो इस टफ टाइम में मैन पावर अरेंज करके, मटेरियल अरेंज करके हमारे इंटीरियर के प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देगी। विद इन 45 डेज प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का हमने पूरा एक रोड मैप SOP बना के क्लाइंट को सबमिट कर दिया। ये किक कहाँ से आया कि अब मुझे एम्प्लॉय नहीं बनना है, अब मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है? अब कोविड जब आ गया, 3 महीने तक सब अलाइन था। इन 3 महीनों में अगर हो गया, नहीं तो जॉब तो कभी भी कर लेंगे। एक और बड़ा चैलेंज आता है, शुरुआती मार्केटिंग कैसे करें? एक चांस आपको अपने पुराने काम पे मिलेगा और उस चांस को अगर कि इस कंपटीशन वाले एज में जहां इंटीरियर में बड़े बड़े प्लेयर भी हैं और बड़ा कंपटीशन भी है, इस कंपटीशन वाले बिजनेस में आपको इसी बिजनेस को रिफॉर्म करने का मन में ख्याल क्यों आया? तो जब रिजेक्शन का जहर आपने पहले ही पी लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रेश सोनी आपके लिए आज एक और बहुत जबरदस्त कहानी लाया हूं। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो किरदार हैं जिन्होंने कोविड जैसी सिचुएशन में अपनी कंपनी की शुरुआत की और आज 50 करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यू तक वो पहुंच गए हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तमाम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, अपने रिलेशन से, अपने व्यवहार से अपना व्यापार बनाया और आज इंडिया के जाने माने ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो आज हम मिलते हैं विकास झा से, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम बहुत लंबे समय से साथ में काम कर रहे हैं। तो विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रेश जी, आपका और आपकी टीम का मुझे न्योता देने के लिए यहाँ पे। और थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि आप कुछ जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की कुछ स्टोरीज़ में से एक स्टोरी ऐसी भी है जो विदाउट एनी फंडिंग, डीप पॉकेट्स और विदाउट एनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लोग ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो करे जाते हैं। तो आपने मुझे बोला कि आप इस चीज़ पे आके बताइए, तो मैंने कहा ठीक है, जितना एक्सपीरियंस है उतना ज़रूर आपसे शेयर साझा करेंगे आपके ऑडियंस से। तो आज के पॉडकास्ट में दोस्तों विकास जी ये रिवील करेंगे कि कैसे जीरो कॉस्ट से बूटस्ट्रैप इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, अपने खुद के पर्सनल सेविंग से काम शुरू किया और आज 50 करोड़ तक का रेवेन्यू पहुंचाया, बिना कोई पास्ट सपोर्ट के, बिना कोई बड़ी फंडिंग के, बिना कोई इन्वेस्टर के। आज हम स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले इन्वेस्टर ढूंढते हैं। विकास जी ने इन्वेस्टर ही अपने व्यवहार को बनाया, उनका खुद का व्यवहार एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर रहा इनका, जिसने उनको यहाँ तक पहुँचाया। तो विकास जी, शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि कैसे एक एम्प्लॉय से आप एक एंटरप्रेन्योर बने और ये किक कहाँ से आया कि अब मुझे एम्प्लॉय नहीं बनना है, अब मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है? देखिए चित्रेश जी, एक आपने बहुत क्या बेहतरीन बात करी कि स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं लोग और फिर फंडिंग और 2-3 चीज़ें जो आपने बोली। मैं इसकी शुरुआत ऑडियंस से ऐसे करना चाहूँगा कि आज की डेट में होता क्या है कि पीपल आइडियली जो होना चाहिए, जो मैंने किया या मुझे ऐसा लगता था, जो गतिविधियाँ ऐसी बनी या सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, तो पीपल स्टार्ट वी शुड स्टार्ट विद ज़ीरो। जो आपके पास है, जो मेरे पास कुछ था या नहीं था, बस एक जज़्बा, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक आइडिया क्लिक किया। आपको लगता है यार कि बहुत कुछ अब इस फील्ड में किया जाना चाहिए, अभी तक जो हुआ है वो पर्याप्त नहीं था शायद, तो आप शुरू करो। और आप शुरू करें ज़ीरो से, स्टार्ट विद ज़ीरो, ग्रो विद कस्टमर्स मनी एंड देन एक्सपैंड विद इन्वेस्टर्स मनी। ये एक फॉर्मूला है। लेकिन आज की डेट में स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दे स्टार्ट विद इन्वेस्टर्स मनी, ट्राई टू ग्रो विद कस्टमर मनी एंड देन एंडिंग विद ज़ीरो। तो ये पूरा रिवर्स हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब आप मेरे से पूछते हैं कि एम्प्लॉय की जर्नी, तो यस ऑफ कोर्स मैं जॉब करता था। तो जॉब के दौरान जो चीज़ें सीखी, जहाँ पे हम काम करते थे, तो जब हम जॉब भी करते थे ना, वो जज़्बा क्या है कि आप भले ही एंटरप्रेन्योर शायद करियर के स्टार्टिंग में बन जाओ या 5 साल बाद बनो या 10 साल बाद बनो, अगर आपके अंदर वो ज़ील है या आपके अंदर वो पैशन है एंटरप्रेन्योर बनने का, तो आप कभी ना कभी डेफिनेटली बनोगे। लेकिन आप अपनी नौकरी में ही ये प्रूफ कर देते हो अपने आप को और अपने आसपास वालों को कि बॉस, आप एक नॉर्मल जॉबर नहीं हो या आप जॉब नहीं कर रहे, आप एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइजिंग माइंडसेट के हो। क्योंकि जब मैं नौकरी भी करता था तो मैं बिजनेस की तरह ही करता था कि मेरी कंपनी है, यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरी इस सीट पे ना नुकसान होना चाहिए, मेरा बॉस, मेरी अपलाइन, मेरा इमीडिएट मैनेजर, मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर और मेरी कंपनी का MD मेरे वाले वर्टिकल से बिल्कुल टेंशन फ्री रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज़ का अगर मैंने पेन नहीं होने दिया, वो सारी चीज़ें मैंने खुद झेली, तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी का मालिक झेलता है, वही मैंने उसी टाइम पर झेल लिया था कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करा जाता है, कैसे अगर बिज़नेस नहीं है तो सेल्स के लिए कैसे मार्केट में खुद कूदा जाएगा, कैसे वो आपके अंदर वो एक जिगर होना चाहिए कि हाँ, कोई बात नहीं, कैसी भी सिचुएशन हो,
उठाड़ देंगे, निपटा देंगे। और आप अगर देखें तो ये जितना भी हिंदुस्तान परिवर्तित हुआ है ना, चाहे वो जीएसटी का आना हुआ हो, चाहे नोटबंदी हुई हो, इन सब सिचुएशन ये अभी की बात है, पिछले 5 7 10 5-10 साल साल में, की, है हाँ। ना? और इन्हीं सालों में सब एंटरप्रेन्योर भी बने, हम ज़्यादातर हिंदुस्तान ग्रो हुआ है, हमारी जीडीपी हम जापान को क्रॉस करके 3rd पोजीशन पहुँचे, मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, सब पिछले 5 7 साल 10 साल में ही हुआ है। और इन्हीं 7 सालों में जब ये रिफॉर्म्स चल रहे थे, जब ये परिवर्तन चल रहा था, तो ये मूलचूल परिवर्तन के साथ-साथ आपको अपने आप को भी बनाए रखने की जो एक जुझारूपन होता है, वो तभी आ पाएगा जब आप नौकरी को भी उसी शिद्दत से करें, जिस शिद्दत से आप कभी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बोली। सिंपल सा होता है। मेरे एक मित्र हैं, वो बोलते हैं कि जब आप नौकरी मालिक बन के करते हो, तो मालिक बन के कभी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब उसमें वो ये बोलना चाहते हैं कि आप मालिक तो बन गए, पर दिन-रात यदि आप ही काम कर रहे हो, तो आप मालिक वैसे भी नहीं मालिक हो। वैसे भी नहीं हो, आपने अपने राइट, आप को नौकरी पे रख लिया है। करेक्ट, तो यदि आप नौकरी के टाइम पे मालिक बन के काम करोगे, उस एटीट्यूड से काम करोगे कि आप ही मालिक हो कंपनी के, तो जिस दिन आप खुद का काम शुरू करोगे, फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आपकी वो सीखी हुई चीज़ें डेलीगेट करोगे और वो काम करने लगेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। आपने वही अपने जीवन में करके दिखाया। जी, तो झा साहब, मैं सबसे पहला सवाल ही ये पूछना चाहता हूँ कि इस कंपटीशन वाले एज में, जहाँ इंटीरियर में बड़े-बड़े प्लेयर भी हैं और बड़ा कंपटीशन भी है, इस कंपटीशन वाले बिजनेस में आपको इसी बिजनेस को रिफॉर्म करने का मन में ख्याल क्यों आया? बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। तो चित्रेश भाई, इसमें ऐसा है कि एक्चुअली क्या था कि मैंने नौकरी इसी फील्ड में करी थी, तो मुझे और तो कुछ आता नहीं था। और मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी मोतीलाल नेहरू कॉलेज स्कूलिंग के बाद जॉइन किया, मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। मैं 1 ही 2 दिन कॉलेज गया था स्टार्टिंग के, फिर मेरे को पैसे कमाने का चस्का उस टाइम से ही था। तो मैंने कहा यार नहीं, मतलब पढ़ाई-लिखाई उतनी थी नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं था। हालाँकि ऐसा नहीं है कि घरवालों ने सपोर्ट नहीं किया, घरवालों ने पढ़ाई के लिए पूरा ज़ोर लगाया। मेरी सिस्टर जो पढ़ने में होशियार थी, वो आईआईटी तक पहुँची। आईआईटी बीएचयू से उसने अपनी ग्रेजुएशन करी, उसके बाद वो मास्टर्स करी बल्कि, और अब वो अमेरिका में सेटल्ड है। तो ऐसा नहीं है कि घरवालों ने सपोर्ट, पूरा पढ़ाई में उनका पूरा फ़ोकस था, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था शायद उसमें, या मेरी नियति कहीं और ही लिखी थी। उसके बाद फिर मैंने इसी फील्ड में काम सीखा। तो करते जब पैशन के साथ किसी चीज़ को आप परस्यू करते हो ना, तो वो कहीं न कहीं हॉबी बन जाती है। और जब हॉबी बन जाए और आपका हॉबी और प्रोफ़ेशन एक चीज़ हो जाए, तो कहते हैं ना, पैशन बिकम्स अ प्रोफ़ेशन, तो फिर काम में मज़ा आएगा, और जहाँ पे मज़ा आएगा वहीं पे आपको रिज़ल्ट भी आएगा। बहुत बढ़िया। तो उसी तरीके से जब जॉब में ग्रोथ मिली, सब कुछ किया, फिर लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया। हमें तो, क्योंकि आई स्टार्टेड माय करियर एज़ अ डिज़ाइनर, 3D इंटीरियर डिज़ाइनर। फिर करते-करते अंदर से कीड़ा था कि यार मैं कब तक कंप्यूटर के आगे, स्क्रीन के आगे बैठ के डिज़ाइनिंग करता रह जाऊँगा। ये मेरा सब डिज़ाइनर से भी है। मैं आज अपनी टीम को भी ये बोलता हूँ कि भाई कब तक तुम एक डिज़ाइन के ऊपर ही काम करोगे? ठीक है, हुँ, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। उसके बाद आप कहीं न कहीं अपनी ग्रोथ देखो। हुँ, मुझे ऐसा लगता है, आप कोई भी काम परफेक्टली कर रहे हो, चाहे आप अकाउंटिंग कर रहे हो, चाहे आप एचआर के काम में हो, चाहे आप डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप कंटेंट राइटर हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको एक ना एक दिन अपने आप को सेल्स में ज़रूर पुश करना चाहिए। क्योंकि जो सेल्स एंड मार्केटिंग आपको देगी, वो आपको ये वर्टिकल एक बेस ज़रूर देंगे, लेकिन जो ये एक एक्सेलरेटर पुश होता है ना, जो एक थ्रॉटल पे जब हवाई जहाज़ खड़ा है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो अचानक से उड़ जाता है। पहले वो आता है रनवे पे, फिर वो अपने ट्रैक को पकड़ता है, फिर वो बेस बनाता है, फिर वो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, फिर स्पीड आती है, और जब वो अपनी मैक्सिमम शबाब पे होता है, जब अपने मैक्सिमम थ्रॉटल पे होता है, तब वो उड़ता है, तब उसको हुँ, पीक मिलती है, जब उसका थ्रस्ट एकदम उस पे होता है। तब ज तो मेरे को लगता है कि सेल्स ऐसा प्रोफ़ाइल है, जो आपको अपने मैक्सिमम लिमिट तक पुश करता है। तो मैं जब डिज़ाइनर था तो ठीक है, काम चल रहा था। फिर जब मैं सेल्स में आया, मार्केटिंग में आया, तो मुझे एक रियल विकास झा अंदर का इंटरनल, क्योंकि क्या होता है कि आपकी शुरुआत हमेशा रिजेक्शन से होती है। ऑन कॉल रिजेक्शन हो रही है, अर्ली हैंगअप्स हो रहे हैं। तो जब रिजेक्शन का ज़हर आपने पहले ही पी लिया हुँ, और आप उस चीज़ से निकल चुके हो एक बार को, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ इतनी मैटर रह नहीं जाती। फिर तो आपने अपने आप को बस सोच लिया है कि हाँ ठीक है, अब राइट टाइम पे राइट टीचर्स। अब हमारे टीचर कौन हो गए? आप जैसे लोग, जिनको हम सुन-सुन के, समझ-समझ के कि भाई चलो ठीक है, यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख ली, किसी की देख ली, कोई स्पीकर देख लिया, सुन लिया, तो हम तो ऐसे ही मोटिवेट हो सकते हैं और हम हुँ, ऐसे ही इंस्पायर हो सकते हैं और ऐसे ही लोगों को कर भी सकते हैं। तो वही सब चीज़ें सुनी, देखी, फिर समझा कि ठीक है, सेल्स को बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाए। मैंने बीच में थोड़ा टाइम नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करी, एमएलएम किया, तो वहाँ पर मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया। मैं अपने शहर में, अपनी उस कंपनी में, कैटेगरी में फास्टेस्ट सिल्वर बना, गोल्ड बना, डिप्लोमा डायमंड तक पहुँचा। बढ़िया एक जर्नी चल रही थी, तो मुझे मज़ा आने लग गया सेल्स के अंदर। फिर लगा कि ठीक है, लेट्स डू इट। फिर कोविड आ गया।
अब कोविड जब आ गया तो 2020 में अब हमारी जर्नी क्या होती है ना सर, हम लोग अकेले कभी भी आदमी ग्रो नहीं करता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपके साथ भी हुआ होगा, सब भाइयों के साथ हुआ होगा कि हम जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक अपनी टीम कैरी चाहिए। करते हैं। अब मैं एक कंपनी में हूँ, वहाँ पे अगर मैं कहीं दूसरी कंपनी में शिफ्ट हुआ, बिकॉज प्राइवेट जॉब क्या है, हम्म। हॉपिंग अप द जॉब विल ऑलवेज एक्साइट योर रिज्यूम। मैं ये कहता हूँ कि आप इधर से उधर जाते नहीं, थोड़ा मज़ा आएगा आपको, हर कंपनी का एक बारे में पता हम्म। चलता है। तो साल 2 साल 3 साल बाद जब भी जॉब चेंज करने का मौका मिला तो मेरी टीम मेरे साथ ट्रैवल करती रहेगी, मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो जब लॉकडाउन लग गया, कोविड लग गया, आपको याद होगा वो आनंद विहार बस अड्डे का वो दृश्य, जब बिहार वाले लोग बिहार बिहार, भाग जा रहे थे। एमपी वाले एमपी, यूपी वाले यूपी, हर हाँ, प्रदेश के मतलब लोग। जिसको साधन मिला ठीक, तो पैदल ही वो जा रहा था पैदल ही आदमी। जा रहा था, साधन तो मिला ही नहीं ना, साधन तो ट्रेन बनती, बस हम्म। सब था, तो पैदल ही लोग निकल पड़े थे। उसमें कुछ लोग हमारे भी थे, मेरे भी जानकार के थे। तब लोगों ने फिर मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा है, हम तो वैसे ही जा रहे हैं, तो अगर आपके पास कुछ है तो आप शुरू कर लो अपना। तो मैंने कहा यार मेरा वैसे तो सब बढ़िया चल रहा था, बट अब ऑल ऑफ अ सडन कंपनी खोलना, सेटअप लगाना, मशीनें करना, वो सब हम्म। चीज़ें तो बिल्कुल दिमाग में नहीं थी। ये ज़रूर था कि करेंगे कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, तुम रुको, कोशिश करते हैं। आपको याद होगा भारत सरकार ने उस टाइम पे 3 महीने का ना मोरेटोरियम पीरियड दिया था हाँ, कि आपकी जितनी भी घर की ईएमआईज हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, वो सब कुछ माफ़ भी है। पे करने की जरूरत नहीं तीन है, महीने तक तीन आपको महीने कुछ तक नहीं नहीं पे करना। करना। तो मैंने यार यही कहा, मैंने अपनी वाइफ को बोला, क्योंकि घर वाले तो वैसे ही मना करते हैं। मेरी मेरी जॉब पे कोई वो नहीं आई थी दिक्कत, सैलरी थोड़ी बहुत मिनिमम कर दी, बिकॉज आई वॉज द सोर्स रिसोर्स फॉर कंपनी हु वाज गेटिंग द बिजनेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे को आई वाज नॉट आस्क्ड टू लीव, बट ये था कि अंदर ही अंदर अब मेरे को कभी करना ही है। तो फिर एक राइट टाइम आ चुका है और लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, 3 महीने का एक रिस्क लेते हैं। हम्म। अगर 3 महीने में चीज़ें चल पड़ी, 3 महीने पूरी जान लगाते हैं। 3 महीने की सेविंग्स ही मेरे पास थी। साइल मतलब सेविंग, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप अपने आप को पुश कर रहे हो, काम कर रहे हो, पीछे घर चल रहा है, उसकी समस्या नहीं होनी चाहिए हम्म। कि घर में राशन बराबर है नहीं है, ये मतलब छोटी मोटी चीज़ों की चिक चिक बिक चिक नहीं होनी चाहिए। हम्म। अदरवाइज तो ठीक है, 3 महीने तक सब अलाइन था। इन 3 महीनों में अगर हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो जॉब तो कभी भी कर लेंगे। वो नौकरी तो इस लेवल पे आ ही गए हैं कि कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी। इस सोच के साथ शुरुआत हुई थी बहुत और बढ़िया। बस ऐसे ही शुरुआत करी। परमात्मा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला और हम जब आगे बढ़े तो फिर तो देर इज़ नो लुकिंग बैक नाउ। मेरा पहला क्लाइंट वीवो मोबाइल कंपनी थी, उसको एक शोरूम बनवाना था चंडीगढ़ में, सेक्टर 14 में। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो 20 लाख रुपए का, छोटा सा प्रोजेक्ट था। और हमारे धंधे में ना 50% एडवांस होता है। तो वो जो 10 लाख रुपए एडवांस मिला, दैट अमाउंट एक्टेड एज अ सीड फंडिंग फॉर माई कंपनी। वाह, बहुत वहाँ बढ़िया। से ब्रांड कैटल शुरू हुई। बहुत बढ़िया। देखिए, विकास जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली बीच में कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कोई भी आप अच्छी स्किल कर रहे हो, आप डिज़ाइनर हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, कंटेंट राइटर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, वो सारी चीज़ें सीखने के लिए बहुत अच्छी हैं। पर यदि आपको अपने जीवन में स्केल करना है तो आपको रिस्क लेके सेल्स आनी ही चाहिए। जिसको सेल्स आती है वही बड़े काम कर पाता है। मतलब सीखने के लिए आप स्किल सीखो, पर पैसे बनाने के लिए सेल्स ही करो। बिल्कुल सही बात है। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप अल्टीमेटली चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, डिज़ाइनर हो, अकाउंटेंट हो, आप अल्टीमेटली वो स्किल सेल ही तो कर सेल्स ही रहे कर हैं। रहे हैं। ठीक वो बात है। सेल ही तो कर रहे हैं, आप उसका वो सेल करते हो तब जाके आपको उस चीज़ की सैलरी मिलती है। तो ठीक है, आपने एक टाइम पर कर लिया, साल कर लिया, 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, अब तो अपने आप को ग्रो करो। मतलब वो B2B सेल्स हो गई कि आपने अपने मैनेजर को बेच दिया अपनी हाँ, स्किल्स, अपनी सेल्स, अपने अपनी मालिक सेलिंग को बेच स्किल्स दिया। बेची, अपनी मार्केटिंग स्किल्स बेची, अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स बेची, अपनी कंटेंट राइटिंग की स्किल्स बेची, अपने थॉट प्रोसेस को बेचा। मतलब कोई मॉडल है तो वो अपने लुक के साथ जब अब कहीं अपीयर हो रहा है किसी प्रोडक्ट के साथ, तो वो अपनी उस चीज़ को बेच रहा है। तो हर चीज़ को कहीं न बेच ही कहीं रहा आप है। बेच ही रहे हो, ठीक बात है। कहीं न कहीं सिंपल सी बात है, अगर आप उसको डिटेल में जाओ। तो भाई जब बेच रहे हो तो खुल के बेचो। तो किसी चीज़ के तुमको 50,000 मिल रहे हैं और जब तुम प्रॉपर्ली सेल्स पे आ जाओगे, उसी चीज़ के तुम्हें 5 लाख मिलेंगे। बहुत बढ़िया। क्या प्रॉब्लम है? तो विकास जी, आइडिएशन तो आपने बता दिया, सीड फंडिंग के बारे में बता दिया, फंडिंग के बारे में आगे और डिटेल में भी बात करूंगा आपसे। पर अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक स्टार्टअप जब स्टार्ट कर लेता है, उसके मन में आइडिया आ गया, आइडिया क्लिक भी हो गया, आइडिया क्लिक होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है उसके पास टीम। हुँ। कि अब मेरे पास आइडिया तो है, अब मैं टीम कहाँ से लाऊं? क्योंकि इनिशियल उसके पास पैसा भी नहीं होता है और उस पे लोग फेथ भी नहीं करते हैं। मतलब एक तो हो गया पैसा, दूसरा हो गया फेथ। ना पैसा है, ना उसके ऊपर किसी को कॉन्फिडेंस होता कि आज ये लड़का फोल्ड लेगा, चलो इसके साथ करियर बनाते हैं, करेक्ट। है ना? तो ये दोनों बड़े चैलेंज आते हैं एक इनिशियल स्टार्टअप को। तो उस स्टेज को आपने कैसे संभाला और कैसे आपने उस स्टेज को ओवरकम किया? तो जब कोविड लगा हुआ था, तो बड़ी समस्या तो वैसे ही थी। एक तो लोग अब उस टाइम पे अपनी नौकरी बचा रहे थे।
और मैं उनसे कह रहा था कि नौकरी छोड़ के मेरे को ज्वाइन करो। हम्म, तो ये अपने आप में बहुत विवादास्पद था। और ठीक है, आपके साथ लोग एक कदम दो कदम चल लेंगे, पर कोई अपना करियर ही दाव पे लगा के आ नहीं सकता उस चीज़ में। तो कहीं ना कहीं बड़ी एक इमोशनल सा एक कोट अगर आपने सुना हो, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ सिचुएशन अभी कैसी है। हम्म, अभी सिचुएशन शायद ऐसी है कि कभी एक जंगल में आग लग जाती है ना, तो एक कबूतर उड़ रहा होता है और बाकी पक्षी बैठे होते हैं। तो कबूतर जब उड़ रहा होता है तो कहता है, आग लगी है वृक्ष को, जलने लगे हैं इसके पात, तुम पंछी क्यों नहीं उड़ते जब पंख तुम्हारे साथ। हम्म, तब वो पंछी जो बैठे होते हैं, वो क्या जवाब देते हैं, बड़ा खूबसूरत, कि फल खाए हैं इस वृक्ष के, गंदे किए हैं इसके पात, अब धर्म हमारा यही कहे, जल मरेंगे साथ। वाह, तो मैंने कहा भाई, जब तुम्हारे लिए मैंने इतना करा, पिछले साल हम लोग इतनी जान लगा के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक फाइनल ट्राई देते हैं ना यार, अपने हम्म, ऊपर एक जान तो लगाएं। और अगर हमने अभी ट्राई करने से ही बंद कर दिया, अब उनका ये कहना था कि सर कैसी बातें कर रहे हो, दुनिया अभी डूब रही है, ख़त्म हो रही है, बंद हो रहा है सब कुछ, और आप कह रहे हो उस टाइम पर छोड़ दें। मैंने कहा बस 3 महीने के लिए मेरे पे भरोसा करके देखो, क्योंकि इन 3 महीनों में मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन इनिंग खेलने वाला हूँ। मैं सब कुछ छोड़ के, भूल भाल के, बिल्कुल पूरी जान और पूरी शिद्दत के साथ काम करने वाला हूँ। तब आपको पता होगा कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, आप भी बहुत इस पे वीडियोस बना चुके हैं। तो क्या है कि जब आप किसी चीज़ को पूरे तरीके से मैनिफेस्ट कर लेते हो और आप उस मैनिफेस्टेशन में इस कदर चले जाते हो कि अब आप वो जी रहे हो ज़िंदगी। हम्म, तो मैंने जब कंपनी शुरू भी नहीं करी थी, नेटवर्क बनाया भी नहीं था, टीम बनी भी नहीं थी, एक क्लाइंट आया भी नहीं था, मैं तब तक ये जी चुका था कि यार हमने तो बिज़नेस कर लिया 5 करोड़ का इस साल। वाह, बहुत बढ़िया। ये ऑटोमेटिक आती है, ये ऑटोमेटिक है। तो क्या है कि जब आप, तो फिर तो जो एनर्जीज़ होती हैं ना आपके इर्द-गिर्द, जो ये शक्तियाँ होती हैं, वो ऑटोमेटिकली फिर प्रवाहित होने लग जाती हैं उसी डायरेक्शन में। फिर आप वही चीज़ सोचोगे, वही आप पॉजिटिविटी के थॉट लाओगे। उसी तरीके से टीम को बस एक बाँधे रखने की ज़रूरत होती है। एक इनिशियल पुश बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इनिशियल पुश कौन करेगा? वो लीडर ही करेगा। हम्म, तो अगर वही इनिशियल पुश सब कर लें और सब में वो एक सेल्फ मोटिवेशन हो जाए, तो फिर तो सभी लीडर बन जाएंगे। वो नहीं हम्म, होता है। तो एक लीडरशिप का यही रोल होता है कि वो इनिशियल पुश दे, उसके बाद टीम को फिर एक थ्रॉटल पे लाके ऑटो पायलट मोड पे छोड़ दे। बहुत बढ़िया। वो मतलब चीज़ यहाँ करें। आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था, कन्विक्शन अच्छा था, और आपने उस कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन को अपनी टीम को इतना बढ़िया कम्युनिकेट किया कि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट आ गया, बिल्कुल। है ना? तो यहाँ भी आपने सेल्स ही की वैसे तो। मेरे को आता ही यही है, मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं आता। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को ना, मैं अच्छा डिज़ाइनर बन नहीं पाया। तो शायद मैं अच्छा डिज़ाइनर, बहुत अच्छा डिज़ाइनर होता तो मैं, मेरी जो जहाँ मैं जॉब कर रहा था, वो मुझे डिज़ाइनिंग से हटने नहीं देते, मुझे नहीं डालते मार्केटिंग में। हम्म, तो उसके अंदर फिर सारे कलर्स फिल करना, फिर वो पैलेट लाना, फिर वो सारे ट्रिगर्स ऑन करना, फिर दोबारा, मतलब बहुत सारे वो चीज़ें ना, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी। तो मेरा इतना मन उसमें लगता नहीं था। तो मुझे एक ही चीज़ आती है सर, सेल्स में, उसी में ही बढ़िया था, मैं वही बातें कर लेता था। तो जो बाकी लोग डिज़ाइन बनाते थे, मैं उस डिज़ाइन को बेच आता था अच्छे से। हम्म। तो ऐसी शुरुआत फिर इसी चीज़ की मुझे लगा, फिर चलो ये चीज़ बेटर है, उसी पे काम कर लेते हैं। विकास जी, एक बड़ा चैलेंज आता है आपकी इंडस्ट्री में पर्टिकुलर, कि आपको दो लोगों से डील करना पड़ता है। एक डील करना पड़ता है आपको कंपनी के ओनर से, जो एकदम हाई क्लास लोग होते हैं, और दूसरा आपको डील करना पड़ता है अपनी टीम से, जो एकदम स्किल वाले, हार्डकोर स्किल वाले लोग होते हैं, जिनको हम ब्लू कॉलर जॉब भी बोलते हैं। एब्सोल्यूटली। वहाँ एक व्यक्ति को अपने घर का फर्नीचर बनवाने में उसका इतना माथा फट जाता है कि उसको लगता है यार ये क्यों मैंने काम करवा लिया, इससे अच्छा रेडीमेड खरीद लेता। राइट। पर आप इस चैलेंज को डे टू डे आपने इसको अपनी हॉबी ही बना ली है, अपना, आपको करने में मज़ा आता है। तो कैसे आप ये दोनों गैप के बीच को फिल कर रहे हैं? कैसे वो ब्लू कॉलर जॉब वालों से काम करा पाते हैं, और कैसे टाइम पे अपने कस्टमर्स को डिलीवरी दे पाते हैं? मैं इसमें ये समझना चाहता हूँ इस पूरे स्टोरी में, कि आपने वो एसओपी कैसे सेट किए कि आप उस गैप को भी फिल कर पाए, और आप इतने रिलैक्स होकर मेरे साथ बात करो, और आप अपनी बिजनेस की बिल्कुल चिंता भी नहीं है। तो ये एसओपी कैसे बनाया और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया? लोग कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। राइट। मैंने इसमें बस थोड़ा सा एडिशन किया है। मैं कहता हूँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ वन। एक चीज़ के मास्टर बन जाओ और बाकी हर चीज़ का तुम्हें ज्ञान थोड़ा 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 होना चाहिए। क्योंकि ज़माना इतनी स्पीड से जब बढ़ रहा है ना आगे, कि मतलब जब कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ था ना, तब लोग थोड़ा सा हैरान हुए थे, यार ये एक ऐसी चीज़ आई जिसने वाकई में ह्यूमन इवोल्यूशन की मैथमेटिक के कैलकुलेशन को चैलेंज किया है। हम्म, बिकॉज आप 2 और 2 4, 4 4 8, 8 और 8 32, और उसके आगे की कैलकुलेशन में जो समय लग रहा था, कैलकुलेटर फट से डाल देता था। हम्म, अब कैलकुलेटर से तो हम बहुत आगे निकल के एआई पे आ गए हैं। हम्म, तो सोचो एआई किस रूप में, और किस, मतलब उसे आप विकराल रूप कह सकते हो, किस तरीके से वो चीज़ों में बन रहा है। तो एक चीज़ क्लियर है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ वन की आपको एक चीज़ पे तो दक्षता हासिल करनी पड़ेगी, वो है लीडरशिप।
मान लीजिए मैंने लीडरशिप वाले पार्ट को लिया, या कम्युनिकेशन को लिया, या सेल्स एंड मार्केटिंग एक पार्ट लिया। अब बाकी चीज़ों के बारे में नॉलेज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपने बोला कि कंपनी के एमडी से भी डील कर रहे हैं, ओनर से, और अपनी टीम से भी जो ब्लू कॉलर लोग हैं। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से वो डील तो कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए। सामने वाली कंपनी के डायरेक्ट ओनर से मिल रहे हो या किसी डिसीजन मेकर से मिल रहे हो, डिसीजन मेकर वही होगा। अब हम ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, ब्लू स्टोन, रिलायंस, टाटा, मतलब इन ऑल लग्जरी ब्रांड्स हैं। अब उन ब्रांड्स के या तो हम ओनर से मिले हैं या उसके डिसीजन मेकर से मिले हैं। उसका डिसीजन मेकर भी सीईओ सीएफओ लेवल ही है, वो भी समझ लो अपने आप में बिग शॉट है। तो वहाँ तक अगर आपको पहुँचना है, आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, मैं इंटीरियर का काम करता हूँ, कोई शायद मसाले की सप्लाई करता है, कोई कहीं करता है, बट वो कॉर्पोरेट में वो जानता होगा। पहले उसके प्रोक्योरमेंट मैनेजर से मिलो, सोर्सिंग मैनेजर से मिलो, फिर मार्केटिंग टीम आती है, परचेज मैनेजर, बहुत सारा एक प्रॉपर एक टीम सेटअप बनता है। क्या होता है कि जब आप इन सब लोगों से मिलते मिलते इतना सीख लेते हो कि मैंने आपको बोला पुरानी जॉब वाली बात, उससे पहले सेल्स वाली बात, अर्ली हैंगअप्स, अर्ली रिजेक्शंस, तो एक चीज़ का डर आपके मन से बिल्कुल चला जा चुका है, उसने आपकी कॉन्फिडेंस को 100% बूस्टअप कर दिया होता है। अब कॉन्फिडेंस मैं बोलूँगा, कॉन्फिडेंस इज़ लाइक एन अम्ब्रेला, एक छाते की तरह है। जब कॉन्फिडेंस इंसान कॉन्फिडेंट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास छाता है तो आप बारिश रोक दोगे। होल्डिंग एन अम्ब्रेला अंडर द रेन विल नॉट स्टॉप द रेन। समस्या तो आएंगी बट आप बचे रहोगे उससे। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, तो आप आने दो प्रॉब्लम कोई भी है सामने, तो आप उसको झेल तो लोगे। एक बात तो क्लियर हो गई। अब टीम को कैसे सेटल करते हो? टीम को ऐसे सेटल आप कर सकते हो, या हम लोग अपने सपने में उनका सपना जोड़ दो। बहुत बढ़िया। अपने विजन में अकेला आदमी एकला चलो वाला अब सिस्टम रहा नहीं है। एक्विजिशन और मर्जर का ज़माना है। जब कंपनियां एक्वायर्ड हो रही हैं, जब अपने विजन के साथ दूसरी कंपनी विजन देखती है, तो या तो उसको ले लेती है और छोटा वाला उसमें मर्ज हो जाता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो आपको भी अगर ग्रो करना है भाई, उसको भी ग्रो करना है। अब मुझे चांद तक जाना है, तो या तो मेरे रॉकेट में जाना है, तो मैं रॉकेट से चांद पे जा रहा हूँ, मैं सामने वाले को बोलता हूँ भाई देख तू अपना इंजन ले और मेरे रॉकेट में लगा दे, दोनों मिलकर चांद तक पहुँच जाएंगे। अगर नहीं तो तू मुझे अपने रॉकेट में बिठा ले, अगर तेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है तो ऐसे करके टीम को मोटिवेट करा जाता है कि भाई देख अपने सपने में तेरा सपना जोड़ दिया, तो जो कमाएंगे साथ लेंगे। तो हर चीज़ में ओनरशिप बांटो। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमारी कंपनी में क्या है, मैंने क्या सिस्टम बना रखा है, जो टॉप क्रीम है, जो स्टार्टिंग में जिन्होंने मेरे साथ दिया, हर किसी को ही अपने अपने फील्ड का ओनर बना रखा है। एंड दे ऑल हैव इक्विटी, दे ऑल हैव दैट शेयर होल्डिंग, प्रॉपर इक्विटी ऑन पेपर, शेयर होल्डिंग, कि भाई काम कर रहे हो, तुम्हारा ये रोल है, ये अच्छे से हो गया। अब वो काम की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। उस काम को होने के बाद अगर उसी क्लाइंट ने तुम्हारी सर्विस के बेसिस पे अगर दोबारा काम दे दिया, रिपीट काम दे दिया, दैट मीन्स कि वो ओके है, मैटर ओके, बस खत्म। ये चीज़ बस, तो थोड़े थोड़े पैरामीटर्स अपनी एसओपीज जो आपने बोला, वो एसओपी सेट कर दो। एक एसओपी बड़ी क्लियर है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, आपका सुपरवाइजर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उस कंपनी का काम अगर उसने अच्छे से किया तभी तो वो दोबारा काम देगी। अगर वो दोबारा काम दे रही है, दैट मीन्स कि उसने अपने ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म किया है। अगर वो नहीं कर रही है, या उसने, और उसके बाद उसका टेस्टिमनी लेना है कि काम में मज़ा आया, ये भी पूछना बहुत ज़रूरी है। काम में मज़ा आया, कभी कभी होता है कि ज़बरदस्ती में इंसान देता है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे ऐसी कंपनी नहीं बनानी। ब्रांड कैटल इज़ क्वालिटी कैटल। हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। बड़ा सिंपल सा, मतलब वी डू नॉट हैव टू बी गुड एट जॉब, वी आर ब्लडी गुड एट आवर जॉब। अगर हम ब्लडी गुड है ना, तभी हम उस नेक्सस को पेनिट्रेट करके नंबर 1 पे पहुंच पाएंगे, और नंबर 1 से नीचे कुछ मंजूर ही नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब मैं इस बात में ये समझा आपकी कि हमें अपनी टीम में एम्प्लॉय नहीं बनाने, हमें अपनी टीम में ओनर ही बनाने हैं, उनकी यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एब्सोल्युटली। और सबको कंपनी में, या मेजर लोगों को जो आपके साथ बहुत कंधे से तरीके हैं, कंधे बहुत मिला के तरीके हैं काम कर उसको रहे ओनर हैं, बनाने के। उनको मतलब ओनर ऐसा, बनाए। हाँ, 100% बहुत तरीके हैं। आप, मैंने अपनी कंपनी में, मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर की कंपनी खोल के रख दी। उसने 2 साल मेरे साथ काम किया, 50,000 की उसकी सैलरी थी, नौकरी पे था। 2 साल हुआ, मैंने कहा अच्छा कर रहा है, कहीं इधर जाएगा उधर जाएगा या कुछ करेगा, या कंपनी में चोरी क्यों करना है भाई। एक कंपनी खोल दी 2 लड़कों की, एक फोरमैन था, एक प्रोडक्शन मैनेजर हेड था, दोनों की कंपनी खोल दी। एक का नाम था ए से, एक का नाम था एस इंटीरियर, बना दी कंपनी। अब कंपनी में, फैक्ट्री में जो भी काम होगा, हम काम लेंगे, तुम्हें काम देंगे। एक भी नट भी अगर गिरा या वेस्ट हुआ तो भाई साहब तुम्हारे जाएगा, हमारा नहीं जाएगा। हमारी कंपनी में ना आधे से ज़्यादा माल तो वेस्टेज में ही निकाल देते हैं वो लोग अब, क्योंकि अब पैशन क्रिएट हो गया उनके अंदर। अब नुकसान उनका हो रहा है। पहले अगर, क्योंकि कभी पावर कट हुआ तो वहाँ पे जनरेटर, इंडस्ट्रियल शेड में क्या होता है, जनसेट्स होते हैं, डीजी होता है,
20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपए का तो डीजल फूकता है भाई साहब। मेरा मतलब लाखों रुपए का तो डीजल का बिल आता था, बिजली का बिल अलग आता था, सब कंट्रोल्ड है। 10-10 हज़ार 15-15, क्योंकि उनकी जेब से जा रहा है, उनको खुद पता है। तो आपने अपने विजन में और अपने सपने में अलाइन कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, हम अगर किसी प्रोजेक्ट पे 20% प्रॉफिट ले रहे थे, आप 10% लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट देम ऑल्सो और अर्न। 10% के बदले आपको सुकून मिल गया। सुकून मिल गया ना। आप हमने बोला ना, आप कैसे बात कर रहे हो बैठ के, तो हम्म। आराम से बैठ के बात इसी तरीके से तो कर पाऊंगा। तो बहुत बढ़िया। और देखिए अल्टीमेटली पैसा कमाने के बाद भी लोग सुकून की तलाश करते हैं, वो आपने पैसा कमाने के पहले ही पहले दे दिया, ले लिया। ले लिया। बहुत बढ़िया विकास जी। विकास जी, एक बिजनेस या एक स्टार्टअप को जब वो शुरुआत करते हैं, एक और बड़ा चैलेंज आता है, शुरुआती मार्केटिंग कैसे करें। और जितनी देर मैंने आपसे आज बात की और जब जब मैं आपसे पहले भी मिला हूँ, तो मुझे आपके बारे में 3 चीज़ बहुत अच्छी फील होती हैं। एक, आपका कम्युनिकेशन एकदम फ्लॉलेस कम्युनिकेशन है। आप अपनी बात सामने वाले को एकदम बहुत कम शब्दों में सही समझा देते हैं। दूसरा, आपका मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा है। और तीसरा, आपको अपने आप को बेचने बहुत अच्छे से आता है। मतलब सेल्स में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कम्युनिकेशन लाउड एंड क्लियर है ही, और मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है आपकी। तो क्या मार्केटिंग टैक्टिक्स या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या क्या मार्केटिंग का आपका फंडा रहा जिसने ब्रांड कैटल को पिछले 4 सालों में 50 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया? ये आप सीक्रेट जानना चाह रहे हैं, इनसाइड इंग्रेडिएंट्स पूछ रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। 1.5 साल पहले एक इवेंट हुआ था, बड़ा इवेंट था। उसमें अगर आपने, वहाँ पे सारे दिग्गज पहुँचे थे इंडस्ट्री के। राजीव बजाज साहब पहुँचे थे, अपने जो एड गुरु हैं वो पहुँचे हुए थे। तो उनके बारे में राजीव जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, अगर आपको याद हो, कि आजकल जितने जेनजीज आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, कम्युनिकेशन के नाम पे, मार्केटिंग के नाम पे, वो क्या बोल रहे हैं भाई साहब, कि आप सीखते हो, नॉलेज लेते हो, ट्रेनिंग स्कूल जाते हो, IIM से बढ़ के आ रहे हो या कहीं और से बढ़ के आ रहे हो, हार्वर्ड से बढ़ के आ रहे हो। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई साहब आप कैसे आगे बढ़ जा रहे हो। तो कहते भाई, तुमने उस्तादों से सीखा, हमने हालातों से सीखा। वाह। तो मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने हालातों से सीखा। हालात शुरू में अच्छे नहीं थे, हमारा कोई टीचर नहीं था, क्योंकि पढ़ाई तो वैसे ही नहीं करी, तो खुद ही छोड़ दी वो तो। उसके बाद जब जहाँ जो मौका मिला बस, लेकिन एक बात है, जिस काम को जब किया ना, वो इतने पैशन से किया कि काम के अंदर से आवाज़ आ गई कि भाई साहब अब छोड़ दे यार। मतलब इतना डीप अगर कोई समोसा तलता है ना, डीप फ्राई होता है, तो हम इतना डीप फ्राई होकर गए हैं। मेहनत इस लेवल तक करी है, इस शिद्दत तक करी है, कि अभी उस पर्टिकुलर काम में ना तो कोई हमें पागल बना सकता है, क्योंकि आप खुद जब चीज़ करके आए हो, तो आपको कोई बता नहीं सकता कि भाई उसमें क्या प्लस माइनस है, तो आपको हर चीज़ मालूम है। तो जब आपने खुद इतना अपने ऊपर झेल लिया है, तो आपको आराम से, आप रिलैक्स हो चुके हो, एक चट्टान बन चुके हो आप। फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, वो इतना मजबूत हो जाता है जज्बा। तो मार्केटिंग और फिर जब आपने उस चीज़ को सीखा, उसी चीज़ को मुझे बयां करना है। तो ऐसा नहीं है कि डे 1 से ऐसे ही था। स्टेज पे जाते हुए पैर भी काँपते थे। 2 लोगों के आगे बोलते हुए कि क्या बोलेंगे, किन शब्दों से बोलेंगे, वो क्या वर्ड्स होते थे, उस पे भी काँपते थे। लेकिन क्या है कि धीरे, 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 धीरे आप जब काम करते हो अपने ऊपर काम करते हो, 1 बार काम करते हो, 2 बार करते हो, मेहनत करते हो, सीखते हो, गलत हो गया, कोई बात नहीं, कहीं गलत बोल दिया, दोबारा गए। अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अपनी फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल वेल-बीइंग, हर स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल वेल-बीइंग, ये 5 चीज़ें इंसान को अपने ऊपर, अपने बिजनेस के अलावा, फैमिली के अलावा, वर्क के अलावा, हर चीज़ के अलावा पर्सनली देना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे क्या लगता है कि मैंने जो पिछले कुछ टाइम से प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, इसने बहुत हेल्प किया है। लोग कहते हैं 5 AM क्लब, अर्ली वेकअप, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। ये आप अगर बेसिक्स कोई फॉलो कर लोगे ना चित्रेश जी, लाइफ ना एक्चुअली में पता है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है है नहीं, नहीं। बहुत सिंपल बातें हैं। मतलब लोग कहते हैं यार आज की डेट में मेरा बच्चा फलाना बिगड़ गया या वो हो गया, ये कितनी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ आज की डेट में पेरेंटिंग इतनी आसान है ना, क्योंकि पहले तो रिसोर्सेज नहीं होते थे, आज रिसोर्सेज बहुत हैं। इतनी आसान है कि हर चीज़ बड़ी पॉसिबल है। तो आपको करना क्या कि जैसे आपके माँ बाप ने आपको पाला, वैसे ही आपको अपने बच्चे को पालना है। कोई पैम्परिंग नहीं, और मेरा बेटा, मेरा गोलू, मेरा सोनू, ये ले लो। हमने उस चीज़ में पढ़ के अपने बच्चों को ख़राब करना शुरू कर दिया। लड़का है, एक बार समझाओ, प्यार से समझाओ, चाँटा मारो। हमारे बाप ने भी वैसे ही किया भाई, तभी तो बन गए। वैसे ही अपने बच्चे को समझाओ तो बन जाएगा। उसी तरीके से जो मार्केटिंग स्किल्स जो हमने, आज आपका सवाल था वापस उस पे आता हूँ, कि जो हमने सीखा, तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। सुबह जल्दी उठो, कसरत करो, बॉडी को फिट रखो। बॉडी, क्योंकि बॉडी को फिट रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी बॉडी में हमें रहना है। सही बात। तो बॉडी अगर फिट है तो माइंड फिट होगा,
तो माइंड अगर फिट है तो जब आपका बॉडी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का दोनों अगर बैलेंस क्लियर हो गया, तो आप कहीं पर जब अटैक मारोगे ना, मतलब आप बिजनेस में जा रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो, तो आप पहले से ही अपने ओपोनेंट से ना 2 लेवल आगे हो, हम्म, तो आपको वो एज मिलता है हम्म, और वो मिलेगा। और फिर जब आपने देख लिया कि आपकी चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, उस पे वो आपके कार्ड्स एकदम परफेक्टली खाने में प्लेस हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस उससे और बढ़ता है। हम्म, और जब कॉन्फिडेंस, मैंने फिर बोला ना, कॉन्फिडेंस इज लाइक व्हाट, कॉन्फिडेंस का ही गेम है सारा। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस अप हो गया, बैट्समैन है, बैटिंग करता है, अब जिस दिन वो जीरो पे आउट हो गया, फिर अगले मैच में जीरो पे, आपने देखा होगा लोग बोलते हैं फॉर्म खराब है, हम्म, तो वो फॉर्म खराब नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस उसका डाउन हो रहा होता है। क्योंकि अगर जैसी एक इनिंग, दो इनिंग खराब हो गई, तो वो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो 5 7 10 इनिंग चली जाती हैं खराब। हम्म। फिर अचानक से उसको अपने ऊपर मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ता है। जब वो मेंटली स्ट्रांग होकर वापस आता है तो सेंचुरी मारता है, तो हम बोलते हैं इसका फॉर्म वापस आ गया। हम्म, तो इट इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग दैट, टू पुट योर सेल्फ इन दैट जोन, जहाँ पे आप आप अपने आप को इस लेवल पे अलाइन कर सको कि यार हाँ ठीक है, अब मैं कुछ भी उखाड़ दूंगा। तो फिर भी मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, मार्केटिंग में आपने ऐसा क्या किया जो आप आपकी लीग से फास्ट हो गए? मैंने मार्केटिंग में देखिए मेहनत करी है, टीम बनाई है, टीम ने काम किया। मैंने जब जो जो प्रॉब्लम आती गई उसको तुरंत सॉल्यूशन पे लाए। ऐसा नहीं सोचा या कि ठीक है चलो बताते हैं। मार्केटिंग में देखिए अभी हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो ऐसा तो था नहीं कि वी डिड नॉट हैव दैट दैट डीप पॉकेट कि हम कोई मार्केटिंग में ओवर बजट चले जाएं या कुछ चले जाए। कुछ भी हमने ऐसा अभी तक किया ही नहीं है। मतलब हम्म, मार्केटिंग लगा लो, अभी अब आप लोगों को किसी को पता चल रहा है तो आपने मुझे निमंत्रण दिया तो मैं आके बता रहा हूँ ब्रांड कैटल के बारे में। हमने ऐसा कोई ऑनलाइन मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा काम पीछे नहीं किया था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पीछे की मेरी करी हुई मेहनत, शायद आपको प्रोडक्ट आज दिख रहा हूँ या आज ब्रांड कैटल दिख रही है ग्रोथ में, लेकिन शायद इसकी मेहनत, इसकी नींव 10 साल पहले रखी गई थी जब मैंने नौकरी करी होगी। उस ज़माने में उन लोगों के बीच में जो मैंने व्यवहार बनाया, तो उन्होंने मुझे काम दिया और फिर उस काम को इतनी अच्छे से किया, ख़त्म किया, फिनिश किया कि उन्होंने फिर और काम दिया। फिर ऐसे ही करते, 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 करते जो क्या होता है कि ना आपकी सर्विसेज़ ही आपका सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्रोडक्ट होती है। हम्म। इसको मैं ऐसे रखना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। आपकी मतलब सर्विस मैं ही। विकास जी की बात से जो समझा, मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा और क्लियर करता हूँ कि विकास जी ने मार्केटिंग में ज़्यादा जोर देने से बेहतर ये समझा कि अपने पास्ट कस्टमर्स को बहुत अच्छी सर्विस दीजिए, उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखिए और ऐसा काम करिए कि वो आपके बिना कोई काम करवा ना सके, मतलब यूनिक काम करके दीजिए। तो जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी मार्केटिंग की रही वो ये रही कि इन्होंने कस्टमर को सर्विस ज़्यादा अच्छी दी, अपने व्यवहार को ज़्यादा अच्छा बनाए रखा और अपनी टीम के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखी कि इनको शायद मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और कस्टमर्स का रिपीट ऑर्डर रेफरेंस के द्वारा आता रहा। राइट, मैं ये राइट, समझ राइट। पा रहा हूँ। यही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही है। तो विकास भाई, आपने मार्केटिंग में जो बताया और जो मैं समझ पाया कि आपके पास्ट व्यवहार इतने बढ़िया रहे कि आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और व्यापार अपने आप आता रहा। जी। अब विकास भाई, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपका ओपनिंग जो फर्स्ट कस्टमर ही था वो सीधे वीवो कैसे बन गया? मतलब वीवो जैसा ब्रांड, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड है, पूरे देश भर में उस समय उसके आउटलेट थे। मतलब जब भी हम मार्केट में जाते थे तो या तो ओप्पो का शोरूम दिखता था, या वीवो, वीवो का ओप्पो दिखता वीवो, था। ओप्पो वीवो। ये वही टाइम था, बिल्कुल। तो वीवो कैसे आपका पहला कस्टमर बना? देखिए क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया पुराने रिलेशन हमेशा काम आते हैं। तो हमने 2020 में मार्च में, आपको याद होगा 22 मार्च 2020 मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया अ, 20 नहीं, मार्च 22 2020। मार्च को उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया था उन्होंने। वो जो एक दिन का लॉकडाउन होता है, हाँ, सिंगल वाला, संडे का हाँ, दिन था, मुझे याद है। बीस उस दिन बीस तारीख को डिक्लेयर किया था, हाँ, 21 को लगाया था। किसको लगाया, 22 को हाँ। लगाया था, वो घोषणा करी थी। 23 या 24 मार्च को, 25 मार्च को उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया था, बिकॉज केसेस और ज़्यादा बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे। तो हमने क्या करा कि 2 से 3 महीने का टाइम, 3 महीने तो सब कुछ बंद हो गया था। तो उसी 3 महीने में हमने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते गए अपने आइडियाज़ के ऊपर, काम के ऊपर। बिकॉज़ इंटीरियर का काम बेसिकली अगर आप देखो तो प्योरली ठेकेदारी का काम है, अगर वैसा देखा जाए तो। लेकिन अब क्या है कि अब हमें और तो कुछ आता नहीं। आपने इससे पहले भी एक सवाल पूछा कि आप क्यों इंटीरियर के बिज़नेस में आए और अब कैसे वीवो आए, तो मैं उस पे समझाता हूँ। तो हमें और तो कुछ आता नहीं था। इसी काम को बेटर तरीके से हम क्या कर लें और कैसे कर पाए। इस काम में ना सर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। पेन क्या है कि लोगों को अच्छे लोग और एक अच्छी टीम टाइम पे काम खत्म करने वाली नहीं मिलती। अब मैं बड़े ब्रेक पे आता हूँ। अच्छा, वो जो अब याद आ गया, कोई क्या समझा रहा था एग्जाम्पल, तो ब्रेक डाउन करके मैं आपको समझाता हूँ सर कैसे। आप ये देखिए कि आपको अपना प्रोजेक्ट कराना है, आप अपने प्रोजेक्ट के पैसे भी दे रहे हो और आप टाइम भी दे रहे हो।
लेकिन अगर उस टाइम की वैल्यू ही, अगर आपका प्रोजेक्ट, आपको अपना ऑफिस खोलना है, एग्जाम्पल ऑफिस इंटीरियर, तो आपको पता है कि यार मेरे पास 60 दिन का टाइम है, इस 60 डेज में अगर मेरा प्रोजेक्ट नहीं बना तो मेरे पे रेंटल शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। अब आप या तो अपने शोरूम को खोलोगे या ऑफिस खोलोगे मॉलों में, या आप हाई स्ट्रीट पे जाओगे, या आप कहीं और खोलोगे, तो कहीं पर भी आप या तो अपनी जगह लोगे या रेंटल लोगे। अपनी जगह लोगे तो आपका केपेक्स करोड़ों का इन्वॉल्व हो गया, तो आप तो चाहोगे जल्दी काम खत्म हो, और रेंटल पे लोगे तो आपका रेंट फ्री पीरियड खत्म होने का डर रहता है। तो ब्रांड कैटल ने, हमने क्या सोचा, हमने सोचा यार इसके बीच का काम करते हैं कि हम अपने कस्टमर को रेंट फ्री पीरियड के अंदर अंदर उसके प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे। अब ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही हो सकता है जब 60 दिन के काम को 45 दिन में ख़त्म किया जाए, वो टारगेट हमने लिया। और 45 दिन के काम को ख़त्म करने के लिए हमें और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि काम में होता क्या है। मान लीजिए आपने बोला ब्लू कॉलर जॉब लोग हैं, कारपेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं। अब एक तो काम होता है साइट पर सिविल इंटीरियर का, एक काम होता है फर्नीचर का, लूज फर्नीचर जो फैक्ट्री में होता है। तो हमने सबसे पहले यही सोचा कि यार इसकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, या तो हम खुद फैक्ट्री लगा लें। अच्छा, जनरली उस दौरान उन दिनों होता क्या था कि आपने प्रोजेक्ट दिया कंपनी को, कंपनी ने सिविल का काम शुरू करा दिया। जब साइट पे काम खत्म हो जाता था तो उसके साइजेस और डायमेंशन लेके कारपेंटर आता था और फैक्ट्री में ऑर्डर शुरू होता था। तो 40 दिन तो सिविल के काम में लग गए, और 40 दिन लगा दिए उसने उसमें, तो 60 दिन का प्रोजेक्ट पहुंच जाता था 80 दिन 90 दिन। तो एक महीना तो वो पहले ही डिले चल रहा है, और हमें एक महीना उसे जल्दी खत्म करके देना है। तो हमने क्या सोचा कि हम अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। अपनी फैक्ट्री लगाने में फिर केपेक्स आ गया, बहुत ज़्यादा पैसा। फिर मैं निकला लोन लेने बैंकों में। मोदी जी ने बोल रखा है, हमारी सरकार ने बोल रखा है, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, फलाना योजना। भाई साहब कुछ नहीं मिलता, स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलता, आपके पास कुछ होना चाहिए। वो कहते हैं ना, खाली कटोरे में तो भीख भी नहीं मिलती। भिखारी भी जब निकलता है कटोरे में सिक्के डाल के निकलता है। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में हमने बहुत मेहनत करी, हम हर जगह गए तो कोई 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का लोन दे रहा था, उससे हमारा कुछ हो नहीं रहा था। तो हमने पहले साल जब मेहनत करने की बारी आई तो पहला कस्टमर, पहला अटैक जो होता है फर्स्ट, अगर आपने किसी ब्रांड को क्रैक कर लिया तो वो आपको एक पुश दे देता है स्टार्टिंग में। कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर शुरुआत ही मतलब बढ़िया हो गई तो फिर उसका अंजाम अच्छा होगा। तो मेरे जितने जानकार थे, पुराने रिलेशन, जैसे हम और आप काम करते हैं कहीं पे, तो उन्होंने, किसी ने, एक हेड ऑफ द प्रोजेक्ट ने वहाँ पे ज्वाइन किया था। अच्छा, वहाँ पर दिक्कत क्या हो गई कि वो कंपनी जिससे काम कराती थी, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले गए, क्या ठीक है अब कोविड में से कौन निकल रहा है, कोई नहीं निकल पाएगा, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने एक ऐसा स्काउट करा कि भाई कौन सी कंपनी है जो इस टफ टाइम में मैन पावर अरेंज करके, मटेरियल अरेंज करके हमारे इंटीरियर के प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देगी जब कोविड हटेगा, जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हटना शुरू होंगी और हम पहले ही दिन स्टोर लगा के खड़े होंगे। ये उनका क्या था, विजन था। तो अब आपको अगर सक्सेसफुल होना है बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर की, तो उसको बस दो चीज़ों पे काम करना है। एक, अपने कस्टमर के सपने को पूरा करने में मदद कर दे उसकी, या फिर अगर वो कहीं फंसा हुआ है तो उसको उस फंसे से निकाल दे। तो इन 2 चीज़ों पे मैंने सोचा कि यार ये एक मौका मिला है, यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो मैंने अपने पार्टनर को फाउंडर गौरव के साथ में बैठा, हमने स्ट्रैटेजी बनाई कि क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा फैक्ट्री लगाने के तो पैसे नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, हम आउटसोर्स करेंगे फैक्ट्री का काम। अब कोविड लगा हुआ है तो जब सब परेशान है, तो जो फैक्ट्रियाँ थीं वो ऑलरेडी बंद हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं फैक्ट्रियों के पास गया, मैंने उनको बोला कि भाई हम तुम्हें काम देते हैं, ऑर्डर हमारे पास आएगा, फैक्ट्री का काम डे 1 पे शुरू हो जाएगा और डे 1 पे साइट का काम शुरू हो जाएगा। 30-40 दिन में यहाँ काम खत्म हो गया और उसी पैरेलल डेज में यहाँ काम खत्म हो गया। तो 30 डेज़ के अंदर ही हमने साइट भी निपटा दी, फैक्ट्री का काम भी निपटा दिया। जब क्लाइंट से अप्रूवल आ गया तो हमने फैक्ट्री से फर्नीचर डिस्पैच करवा दिया, वहाँ पहुँच गया, 10-12 दिन में इंस्टॉलेशन हो गई। विदिन 45 डेज़ प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का हमने पूरा एक रोड मैप SOP बना के क्लाइंट को सबमिट कर दिया। ये नहीं कि बस कर देंगे, विद प्रॉपर पॉइंट्स कि ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, पूरा उसका बनाया जस्टिफिकेशन। वो क्लाइंट को पसंद आया, उसको लगा कि हाँ वैलिड पॉइंट है, तो उसने हम पे ट्रस्ट दिखाया। और कहीं ना कहीं क्या है कि आप जब पूरी शिद्दत से आगे काम करने जाते हो तो आपको पता है मार्केट में इतनी चीज़ें तो हैं एटलीस्ट कि आपने इतना काम तो पीछे कहीं ना कहीं कर रखा है कि लोग आपको एक चांस तो देंगे। एक चांस आपको अपने पुराने काम पे मिलेगा, और उस चांस को अगर आप कैपिटलाइज कर गए फिर आपको आगे और चांसेस मिलते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें हमारा पहला कस्टमर वीवो मिला। हमने वीवो, ओप्पो, वन प्लस और रियलमी,
एक ही कंपनी है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स, चाइना की, सारे 4 ब्रांडों से हमने चारों में बिड डाली थी, तो हमारा नंबर वीवो में आ गया था। बहुत बढ़िया। तो आज आपके पास बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड भी हैं, मालाबार आपका क्लाइंट है, कल्याण ज्वेलर्स आपका क्लाइंट है, जोया लुकास आपका क्लाइंट नहीं, है। जोया लुकास में अभी एंट्री नहीं हुई हमारी। अच्छा, तो सर इतने बड़े बड़े ब्रांडों के साथ जब आप डील करते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम खुद की थोड़ी सेल्फ वर्थ कम समझते हैं, तो जब उनके साथ बैठते हैं तो अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है। पर इतने बड़े बड़े ब्रांडों के साथ डील करने में क्या एक अंदर सुपर पावर रहा आपके पास, क्या इनर कॉलिंग रही, क्या कन्विक्शन रहा कि आप इनसे डील कर ही लोगे और डील क्रैक हो ही जाएगी? इसके पीछे क्या साइंस काम किया? मैं आपको मालाबार की कहानी बताता हूँ, बड़ी बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, जितने भी ज्वेलर्स हैं, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले मोबाइल कंपनी से शुरू करी। तो जब हमने वीवो का काम किया तो फिर ओप्पो आ गया, ओप्पो देख के रियलमी आ गया, उसको देख के वन प्लस आ गया, फिर तो सैमसंग भी आ गए, सब आ गए। फिर हमने कहा ठीक है, अब कैटेगरी को चेंज करते हैं। फिर हम घुसे फूड एंड बेवरेजेस में, पिज़्ज़ा हट, KFC, वांगो, कोस्टा कॉफ़ी, ये सब ब्रांड्स हमने खूब किया, डोमिनोज किया। आपने किसी भी कहीं पे भी जाके अगर आपने पिज़्ज़ा खाया होगा, इन सब किसी भी रेस्टोरेंट में जाके, तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड कैटल ने काम किया होगा, वो हमारी किसी बेड बनाए हुए फर्नीचर पे आप बैठे होगे। फिर हम घुसे अपैरल में, हमें अपॉर्चुनिटी मिली ब्रांड्स करने की, कोलंबिया, नाइकी, प्यूमा, एलन सॉली, लुई फिलिप, वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, तस्वा, ऐसे ब्रांड्स हमने किए। उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमें लगा ज्वेलरी सेक्शन आ रहा है। अब ज्वेलरी सेक्शन के अंदर क्या होता है कि बड़ा ना सोफिस्टिकेटेड मार्केट है ये, बहुत हाई एंड लग्जरी क्लाइंटल होता है, और बहुत हाई एंड लग्जरी ये कॉस्ट भी देते हैं, लेकिन अल्टीमेट क्वालिटी, मतलब ये आपको इस लेवल तक टेस्ट करेंगे। जैसे एप्पल का फ़ोन बनता है ना, उसके 104 टेस्ट होते हैं, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था, 104 टेस्ट से वो गुजरता है, तब जब एप्पल का एक फाइनल प्रोडक्ट फाइनल होता है। तो इसी तरीके से जूलर पे बड़ा ठोक ठाक के, बिकॉज क्या है कि इतनी सी चीज़ अंगूठी वही 50 लाख की है, तो वो जिस टेबल पे लगी जाएगी, जिस काउंटर में रखी जाएगी, तो सोचो उसको कितना ब्यूटीफुली डेकोरेशन करने की ज़रूरत है। आप यकीन नहीं करेंगे, लॉकडाउन लगा ही हुआ था, कोविड की सेकंड वेव चल रही थी, तब मालाबार आया 2021-22। सेकंड वेव और डेंजरस थी। तो मालाबार वाले क्या करते थे, ये अपना सारा फर्नीचर बाहर से मंगाते थे, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी ऑन इंडियन वेंडर्स, बिकॉज इंडिया में ना वो क्वालिटी बड़ी दिक्कत हो जाती है प्रोड्यूस करनी, जो बाहर से ऑटोमेटिकली आ रही है। ये हमें लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, ये है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं किसी तरीके से मैंने ईमेल किया, टाइम निकाला, और मुझे वहाँ के प्रोक्योरमेंट मैनेजर का फ़ोन आ गया। मैंने 5 जगहों पे अपनी बिड डाली। मैंने तनिष्क में डाल दिया, मैंने मालाबार डाल दिया, मैंने ब्लू स्टोन डाल दिया, मैंने कल्याण ज्वेलर डाला, और एक और ब्रांड था साउथ का, मैंने वहाँ डाल दिया। मुझे पहला कॉल मालाबार से आ गया। मैं पहुँच गया मीटिंग करने, कैलीकट में इनका बहुत खूबसूरत ऑफिस है, बिल्कुल इन द हिल्स, मालाबार हिल्स के अंदर। और वहाँ पे उनके फाउंडर्स जो चेयरमैन हैं MP अहमद जी, उनके साथ मेरी एक एलिवेटर पिच हुई। अब उनका ऑफिस सेकंड फ्लोर पे है, और मैं ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने में कितने सेकंड होते होंगे मुश्किल से? 1 मिनट हायर साइड। हायर साइड नहीं, एक 10-20 सेकंड मैक्सिमम। मुझे बस वो 20 सेकंड मिले थे, आप समझ लो। वो क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर था उसने मेरी प्रेजेंटेशन पहले ही देख ली थी। अब मैं जब एंटर किया लिफ्ट में उनके साथ, तो उन्होंने बस एक ही बात बोली, ओके विकास, जाओ, बड़े बिजी थे बिकॉज। तो उन्होंने बोला कि यार, वी सेल गोल्ड, सो वी वांट आवर फर्नीचर शुड लुक लाइक गोल्ड, कैन यू डू दैट? उनका शिपमेंट फंस गया था जहाँ से आता था ना, बिकॉज कोविड का सेकंड वेव चल रहा था, तो किसी चीज़ से, तो वो इंडियन वेंडर्स ढूंढ रहे थे। तो मुझे पता चली, मैं पहुंच गया फटाफट। मैंने बोला सेल्स एंड मार्केटिंग, जहाँ पे पहुंचा तन खट से पहुंच जाओ। अब जब पहुंचा, अब ये अपॉर्चुनिटी सामने से, कैन यू डू दैट, कैन यू मेक, अब मेरा ओरिजिनल गोल्ड और ओरिजिनल डायमंड की तरह मेरे टेबल को क्या तुम चमका पाओगे, वो क्वालिटी अचीव कर पाओगे? तब हमारे पास वो रिसोर्सेज भी नहीं थे, फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। मैंने कहा यस सर, डेफिनेटली वी कैन डू दैट, जस्ट गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, और हम डेफिनेटली उसको करेंगे। बस ख़त्म, वो गए, ओके प्लीज़, जस्ट उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोल दिया कि अब इनके आगे प्रोटोटाइपिंग के लिए इनको ड्राइंग्स भेजो, एंड लेट्स सी व्हाट दे विल कम अप। उन्होंने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था, विद आई एम गिविंग यू 2 वीक्स, 2 वीक्स में आप ये सैंपल क्रैक करो, क्योंकि अगर नहीं कर पाए तो हमारा माल तो वैसे ही छूट जाएगा, 10-15 दिन में हम ले ही आएंगे उनसे, और जो हमारा चल रहा है बाहर से चलता रहेगा। तो आप यकीन नहीं करोगे, फॉर नेक्स्ट 8 to 9 days, मी एंड गौरव, माई पार्टनर, एंड माई एंटायर टीम, कोई भी घर नहीं गया। हमने कंटिन्यू इतनी शिद्दत के साथ काम किया, उस प्रोटोटाइप को हमने 7 दिन में खड़ा कर दिया। 15 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम था, 7 दिन में, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से 15 दिन जेन्युइन दिए थे। और हमें क्या लगता है, अब आप देखिए चित्रेश जी, क्या होता है 15 दिन का मतलब हो गया, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये कहीं लिखा है क्या कि आपको दिन में ही काम करना है? मैंने तो 7 दिन को 15 माना ना, दिन और रात दोनों मिलाकर
24 घंटे होते हैं, तो आपको 24 घंटे काम करना है। हमने किया। ऐसे ही पागलपन चाहिए होता है। और करियर के शुरुआती दौर में, अपने स्टार्टअप के शुरुआती टाइम पे आपको ये पागलपन, ये जुझारूपन तो आपको डालना ही पड़ेगा अपने धंधे में। और ये तभी आएगा जब आपने काम सीखा होगा, आपको मज़ा आएगा। बहुत तभी बढ़िया। आप 7 दिन तक लगातार एक टांग पे खड़े होके एक ही चीज़ पे डेडिकेटेड होके फोकस होके काम करोगे। और हमने 8वें दिन में उनकी पूरी टीम आई केरला से, हमारी फैक्ट्री, और उन्होंने अच्छा लगा, उनको सैंपल अप्रूव हो गया। और बस उसके बाद उन्होंने हमें डे 1 पे उन्होंने हमें बड़ा क्लियर कर दिया था कि हमारी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बाहर से हैं, लेकिन आपको विकास जी आपके इस पैशन को देखकर, क्योंकि ये मेरी फैक्ट्री सोचो नई नई लगी थी, और उन्होंने कोई हमारा, आपके पास ज्वेलरी सेक्टर का काम करने का बैकग्राउंड भी होना चाहिए, वो भी नहीं था हमारे पास कोई बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे पैशन को देखकर 1 साल के ऑर्डर एक ही दिन में दे दिए थे कि वी आर गिविंग यू, वी आर ट्रस्टिंग यू, वी आर कमिटिंग यू, यू टेक 10 स्टोर्स इन 1 ईयर। और हमारा पूरा साल ओनली सिंगल क्लाइंट पे चला था। वाह, बहुत बढ़िया। तो विकास जी, अब जो स्टार्टअप्स को या नए बिजनेस को सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वैसे तो आप उसका जवाब दे चुके, फिर भी मैं डिटेल में समझना चाहूँगा। सबसे बड़ा चैलेंज आता है लोगों को फंडिंग का। तो जैसे आपने बताया कि आपका पहला क्लाइंट ही आपका सीड फंडिंग किया, पर मुझे नहीं लगता कि वो सीड फंड से बस आपका काम चल गया होगा। राइट। बाद में जब आपने फैक्ट्री लगाई, एक्सपांशन किया, तो और भी फंड की ज़रूरत पड़ी होगी। उस फंड को कैसे आपने अरेंज किया या कैसे आप फंडिंग में खेले, क्योंकि अब तक आपने कोई इन्वेस्टर को भी बड़े लेके नहीं आए हो, नहीं अब तक आपने इक्विटी भी अपनी सेल आउट नहीं की है, जी। फिर भी आप 50 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंचने वाले हैं। तो ये इनिशियल फंडिंग जो आपको 10 लाख की मिली आपके कस्टमर से, उसके बाद जब फंडिंग की जरूरत पड़ी तब आपने क्या किया? आप ये देखिए कि मैं इस वाली बात पे आप एक ही चीज़ बोलूँगा, और बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मैं खुद इस दर्द से गुजरा हूँ। तो आप ये समझ लो, मैं इस चीज़ में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपका बैंक आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। आपको अपने बैंक को कॉन्फिडेंस में लेना है, और बैंक से अच्छा फ्रेंड कोई इन्वेस्टर नहीं हो सकता, कोई इक्विटी इन्वेस्टर नहीं हो सकता, बिकॉज इक्विटी इज़ ऑलवेज वेरी वेरी प्रेशियस। डेट इज़ ऑलवेज चीप, चाहे किसी भी रेट पे मिले उठा लो। तुम्हारे धंधे में दम है, तुम्हारे में दम है ना, उठा लो। मैं गया इन्वेस्टर, मेरे से उसने 50 सवाल करे कि आप ये कैसे करोगे, फलाना लाओ, कितना आपका एबिट्टा पहुंचा। मेरे को एबिट्टा का तो पता ही नहीं था जब मैंने धंधा शुरू किया। मैं पैसे मांगने गया लोगों पे, अब उन्होंने बोला यार क्या है जीपी, फिर है एनपी, फिर आता है एबिट्टा। फिर मैंने बैठ के सीखा कि भाई क्या होता है कॉग्स। हमारे संजय सर हैं मेरे गुरु फाइनेंस के, मैंने उनसे सीखा बैठ के। मैंने कहा भाई सिखा दो क्या होता है। फिर बैठ के हमने एबिट्टा लेवल तक आए, फिर पीबीटी आया, फिर पैट निकला। अच्छा, मैं तो 2 साल से धंधा कर रहा था, ये पैट भी होता है, पीबीटी भी होती है, अब तक तो पता ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है हम लोगों की। तो हर एंटरप्रेन्योर को ना डे 1 से अकाउंट्स और फाइनेंस में ना खूब स्ट्रांग होना चाहिए। सेल्स अगर वो खुद नहीं भी जानता, बिकॉज फाइनेंस खुद नहीं कर पाएगा, तो यू हैव टू गेट गुड पीपल ऑन बोर्ड। आप अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट में ज़्यादा बंदे रख लो, प्रोडक्शन में भली मत रखो। माल बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, फाइनेंस का धंधा समझाने वाले या वो डायनामिक्स को क्रैक करने वाले बहुत कम लोग होंगे। तो आप बैंक के पास जाओ, सबसे पहले आप बैंक से शुरुआत करो। आप बैंक को बोलो भाई मुझे फंड कर, नॉन कोलेक्ट्रल कर, क्योंकि सरकार की एक स्कीम है CGTSME, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए सरकार ने स्टार्ट करी है। 1 करोड़ से शुरू हुई थी, आज की डेट में शायद 10 करोड़ तक पहुंच गई है। तो जब वो 1 करोड़ थी तो मैंने उस 1 करोड़ की फंडिंग ली पहले। तो पहले साल हमने 5 करोड़ का टर्नओवर कर लिया था, और 10% के आसपास प्रॉफिट आया, 50 लाख। वो 50 लाख और फिर 1 करोड़ हमने सरकार से लोन लिया, मतलब बैंक से लोन लिया। वो 1.5 करोड़ रुपए लगा के और 1 करोड़ और मार्केट से फंड लेके, डेट लेके हमने 2.5-3 करोड़ रुपए लगा के फिर फैक्ट्री खोली। तो ऐसे आप चीज़ें कुछ अपना प्रॉफिट से लगाते हो। पहले साल आपने काम किया, उसका प्रॉफिट आया, फिर आपको फंड मिल गया, क्योंकि पहले साल की जब बैलेंस शीट बन गई तो उस बैलेंस शीट पे बैंक आपको फंड करेगा। 2 साल की बैलेंस शीट मांगता है, तो बैंक से आप पहले फंड लो। शुरुआती दौर हमेशा बैंक से करो। डेट जब आपका मैक्सिमम लेवरेज हो जाए, जब डेट की एकदम आपने पराकाष्ठा पार कर दी और आपने एकदम ऐसा कर दिया कि अब डेट मिलना मुश्किल है, देन यू शुड गो टू इक्विटी। और फिर IPO, आजकल IPO ट्रेंड में, हर कोई IPO में जा ही रहा है, तो वो एक लेटर स्टेज पे है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक की फंडिंग मैं भी ऐसे ही उठाऊं। मैंने बैंक से लिया, अब 1.5 करोड़ का है, ठीक है, उस पर आपको ब्याज देना है, कोई बात नहीं, आप धंधा तो कर रहे हो ना, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो है ना कि आप सेल्स ले आओगे। जब बिजनेस आ गया, आपने काम कर दिया, उसकी EMI टाइम पर जा रही है। बैंक को क्या चाहिए? ब्याज। वो ब्याज आप टाइम पर दे रहे हो, फिर वो आपको पहले साल के बाद दोबारा करेगा। मेरी 1 करोड़ की फंडिंग हुई, वो 1 करोड़ की फंडिंग आज 5 करोड़ की फंडिंग पे है। तो उसी ने बैंक अपने आप ट्रस्ट करेगा, 2 करोड़ देगा, फिर अगले साल 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा। मतलब बॉस शुरू कर दो कहीं से भी,
रास्ते आपको पहले सिर्फ दिखेगी एक खिड़की, बस उस खिड़की में आपने पैर डालना है, उसके बाद धीरे धीरे वो दीवार अपने आप टूटेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विकास जी। मतलब मैं इस बात से ये समझ पाया कि जितने भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो सीधे ये सोचते हैं कि मैं अपनी सेविंग्स ना लगाऊं, मैं सीधे इन्वेस्टर्स के पास से पैसे ले आऊं और वहीं से बिजनेस शुरू करूं। मतलब वो अपना खुद का जोखिम लेना नहीं चाहते। पैशन ही नहीं जनरेट होगा, तभी तो स्टार्टअप्स इतने सारे बंद हो गए। स्टार्टअप बबल, ये इको बबल क्यों हटा? क्योंकि जब उसका खुद का स्किन इन द गेम नहीं लगा, वो इन्वेस्टर का पैसा डालता रहे, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, कितना मर्जी डाल ले, उसके अंदर वो दर्द ही नहीं है। उसको ये दर्द होना चाहिए कि बॉस कल मेरी ईएमआई है, अब वो बाउंस हो जाएगी, पैसे नहीं है अकाउंट में। उसको ये पता होना चाहिए यार मेरे को सैलरी देनी है 7 तारीख को लोगों को, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सैलरी कहाँ से जुगाड़ूंगा। जब ये न्यूरॉन्स हमारे इस लेवल पे काम करना शुरू करते हैं ना, जब रात को एक एंटरप्रेन्योर सोता है, उसको यार ये लग रहा है यार मैं कल कैसे करूंगा, मतलब ये एंगल, फिर उसने यहाँ दिमाग लगाया। तो दिमाग ना एक ऐसी, आप अपने शरीर को चलाओ, आपकी लिमिट होगी कैपेसिटी, आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर थक जाओगे, चलो ठीक है, कोई और यंग होगा 10 किलोमीटर जाएगा, हाथ दौड़ा लो, पैर दौड़ा लो, थक जाता है शरीर। दिमाग की ना खूबसूरती है, दिमाग थकता नहीं है। दिमाग को जितना मर्जी चाहो ना चटनी बना लो। सोच सकता है ना भाई, किसी ने तो सोचा होगा ना कि हवाई जहाज बना दूंगा, 100 साल पहले बना दिया भाई। किसी ने तो सोचा होगा ना चांद पे जाऊंगा, तो दिमाग से ही तो सोचा। तो व्हाट योर माइंड कैन थिंक यू कैन अचीव। तो सिंपल सी बात है, तो दिमाग में वो प्रेशर पड़ना चाहिए कि भाई फंडिंग का, इन्वेस्टर के पास स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। खुद काम करो, खुद मेहनत करो, अपने आप को पटको, 1000 दफ़ा पटको। पैसे की अगर सुविधा मिल भी रही हो ना, फिर भी मत करो, क्योंकि अभाव में अगर आप जीवन जियोगे और अभाव में अगर आप उस चीज़ के पीछे भागोगे, तो आपको उसकी एक एक बूंद की तड़प पता होगी। बहुत बढ़िया, बहुत प्रीशियस बात बोली झा साहब आपने। तो विकास भाई, नेक्स्ट और लास्ट मेरा जो सवाल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़ीरो से आज आप 50 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पे पहुंच गए। आज आपके लिए बड़ा आसान है कि आप आईपीओ ले आएं। मतलब आसानी है, क्योंकि 50 करोड़ का धंधा होने के बाद आईपीओ लाना कोई बड़ा काम नहीं है। जी। अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है और आप नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या 3 लर्निंग देना चाहते हो? फिर मैं भी मेरी लर्निंग जो आपसे हुई वो बताऊंगा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। लर्निंग डेफिनेटली ये, और ये मन भी करता है आपस में, क्योंकि हमने जिस लेवल से शुरुआत करी, जहाँ से सीख सीख के उठा पटक करके पहुँचे, तो जाहिर सी बात है, मैं अपने जैसे जितने बच्चे देखता हूँ, मेरे को मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, हमारी कंपनी मिलने आते हैं, या हमारी कोई वीडियो देख के, जो हमने स्टोर इनॉग्रेशन करा उसको देख के अप्रोच करते हैं कि सर मुझे भी काम करना है। मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ उसके अंदर, कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, आप कहीं पर भी खड़े हो ना, पहला स्टेप, बस आपने मेरे से 3 चीज़ें पूछी, मैं बताता हूँ, 3 रामबाण बताता हूँ, 3 बाण। पहला स्टेप, आप कहीं पर भी खड़े हो वहीं से शुरू कर दो। आपको सोचना नहीं है, आपने अगर ये पेडल ऑन द एक्सेलेरेटर ये दबा दिया कि यार मैं कैसे करूँगा, कैसे का सवाल मत पूछो, आपका क्यों होना चाहिए। योर वाई शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। आपका वाई होना चाहिए कि मेरे को करना क्यों है। मेरे पास एक जर्नी थी कि मेरे पास लोग थे यार, उन्होंने बोला सर करते हैं, तो मेरा क्यों था, मुझे उनको भी खड़ा करना था, मुझे अपने आप को खड़ा करना था, मुझे वो सारे सपने पूरे करने थे जो मैं शायद जॉब में रहता वो नहीं पूरा कर पा रहा था, या मैंने जो बचपन से देखा था, वो गाड़ी, वो घर, वो बंगला, वो नाम, सबकी क्यों नहीं है, हमें अधिकार नहीं है क्या करने का, हमें भी है। तो आपको एफर्ट मारना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप कहीं पर भी हो, पहली ईंट तो रखो, घर बनाना है, पहली ईंट तो रखो, वो पहली ईंट रख दो बस आप, पहली चीज़। दूसरा मैं बोलूँगा कि अब परसिवियरेंस का गेम है सारा, बस अब आपने पहली ईंट रख दी, अब आप बैठ के तमाशा देखो, मतलब आप मेहनत करते रहो, और जो जिस फ्लो में जा रहा है आप जाने दो। लेफ्ट जा रहा है लेफ्ट जाओ, राइट जा रहा है राइट जाओ, जैसे जैसे सिचुएशन आपको मोड़ रही है आप उस सिचुएशन के हिसाब से मोड़ो। उसमें आप बहुत चीज़ें ठोकरे भी खाओगे, कुछ चीज़ें समझोगे भी, सीखोगे भी। हो सकता है कि आप बिल्कुल ही एक फिनिशिंग स्टेज में पहुंच जाओ, या हो सकता है कि आप बिल्कुल ही पोलर स्टार की तरह अंतरिक्ष को पार कर दो। लेकिन कुछ भी आप करोगे, पर वो करोगे तो तब ना जब आप शुरू करोगे। तो कहीं ना कहीं अब सोच के देखो कि मेरे को 2014 से इंक्लिनेशन थी, मैं आज कर लेता हूँ, अब कर लेता हूँ 20 का, पर मेरा टाइम आया 2020 में, जब लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया, मतलब जॉब का जब लास्ट ऑप्शन हो गया था तब जाके हमने शुरू करा। तो टाइम वेस्ट मत करो, जिसको जहाँ पे किक मिलती है वो स्टार्ट करे। एक इंपॉर्टेंट टिप ज़रूर देना चाहूँगा कि जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो, अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, उस फील्ड में कम से कम 3 साल नौकरी ज़रूर करो, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी छोटी कंपनी ज्वाइन कर लो, बड़ी कंपनी ज्वाइन कर लो, और बड़े डे 1 से क्लैरिटी के साथ रखो। मैं तो अपनी टीम को क्लियर बोलता हूँ, मेरे यहाँ पे जो चाय पिलाते हैं उनको बोलता हूँ, भाई तुम्हें कहीं खोखा लगाना है लगाओ, मेरे से पैसे लेके जाओ, लगाओ, सेटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। जाते ही नहीं लोग मुझे छोड़ के, भाई मैं क्या करूँ। तो समस्या क्या है, आप
किसी को भी कहीं पर भी किसी भी फील्ड में बढ़िया फोटोग्राफर बनना है, ज्वाइन करो किसी को। भाई पहले काम सीखो। ऐसे नहीं पैसे लगा दिए, पप्पा ने पैसे दे दिए, डाल दिए यहाँ से, ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। पहले काम को सीखो। 2 साल से 3 साल का एक टाइम फ्रेम ऐसा होता है जब इंसान वो एक जो एक गरारी होती है ना, जब इंजन रवां हो जाता है ना, ठंडा ठंडा आपने किक मारी, बुलेट गर्म हुई, जब वो गर्म होती है, जब अपने शबाब पे होती है, जब अपनी शिद्दत पे होती है, तब आप अगर पीक पे स्टार्ट करोगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपने बोला कि 5 साल में आपने 50 करोड़ की कंपनी बना दी, तो सर आप इसको 5 साल में 50 करोड़ की कंपनी मत देखो। लोग देखते हैं। मैंने पहले जो 10 साल मेहनत करी, वो मेहनत, मेरी शुरुआत जो है वो 0 से 10 साल 15 साल पहले हो गई थी। मैंने एक्सेलरेट पिछले 5 साल में किया है। बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत बढ़िया। शुरुआत 10 साल से चल रही थी, वो जर्नी 10 साल से चल रही थी, वो मेहनत, वो तड़प, वो लगन 10 साल से चल रही थी, लेकिन मैंने एक्सेलरेट 5 साल में किया है। क्यों? क्योंकि वो 10 साल की मेहनत का जो प्रोडक्ट बन के निकला है ये, तो वो आपको रिजल्ट अभी दिखने में नजर आ रहा है। मतलब क्रक्स वो 10 साल की मेहनत का एक प्रोडक्ट था जो है विकास झा, जो लास्ट में और फिर निकला। विकास झा ने एक कंपनी बनाई जो हाँ, एक्सेलरेट हुई और अगले 5 साल अगले में 5 50 साल करोड़ में, पे यस, बिल्कुल बिल्कुल ये पहुंची। है। बहुत बढ़िया। दूसरा भी सवाल इसमें मेरा था कि अब नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ब्रांड कैटल को लेके, विकास झा के करियर को लेके, आईपीओ को लेके क्या प्लानिंग है आपकी? जी बिल्कुल, प्लानिंग बड़ी पॉजिटिव है हमारी। हम लोग काफ़ी अपने ही कोर के डिफरेंट एवेन्यूज़ को और एक्सेलरेट कर रहे हैं और इनलार्ज कर रहे हैं। ओवरसीज़ का प्लान है, कुछ ऑर्डर्स बाहर से आए हुए हैं, दुबई से, सऊदी अरेबिया से, तो हम लोगों का अब एक्सपेंशन प्लान वही है कि अब मिडल ईस्ट में करें बिज़नेस को। देन आईपीओ के ऊपर आपने सवाल पूछा, तो डेफिनेटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब हमें अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो, काम कर लो। मर्चेंट बैंकर्स हैं कि लेट्स गो विद एन आईपीओ, अब स्टार्ट करते हैं। तो उसके ऊपर एक गहन अध्ययन चल रहा है, तो हमारी कमेटी टीम डिसाइड करेगी हाउ टू प्रोसीड फर्दर ऑन दैट। और अभी फ्यूचर में यही है कि अब इस जो पूरे प्रोसेस को हमने क्रैक किया, इंटीरियर को कैसे सुगम बनाया जाए। क्योंकि क्या है ना, आप बड़े तभी बनते हो जब आप रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है। देखो, इंटीरियर एक ऐसी फील्ड है जो हर किसी को चाहिए। आप घर में हो, आप घर का काम कराते हो, चाहे आप कोठी में रहो, बंगले में रहो, विला में रहो, अपार्टमेंट में रहो, आपको इंटीरियर कराना है भाई साहब, बिल्कुल कराना है। आप ऑफिस जाते हो, आपको ऑफिस में इंटीरियर चाहिए। आपने खूबसूरत सा स्टूडियो बना रखा है, इतना प्यारा सा ये, तो आपने यहाँ भी इंटीरियर कराया होगा। आप ट्रैवल करने फ़्लाइट पकड़ते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ लाउंज देखते हो, वहाँ पर हमारा काम है इंटीरियर का। जिस शहर में आप जाते हो, वहाँ रुकते हो, होटल करते हो, तो होटल में इंटीरियर चाहिए। आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में इंटीरियर चाहिए। अरे आजकल तो हॉस्पिटल्स भी 5 स्टार कैटेगरी के बन रहे हैं, तो इंटीरियर तो हर जगह चाहिए। मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये इंटीरियर, और इस मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं, एक कैटेगरी पकड़ लो, वो अरबों की इंडस्ट्री है अपने आप में। तो अभी इसी के ऊपर ये है कि हम लोगों ने एक तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है कि ब्रांड कैटल का हाथ जिसने पकड़ लिया, उसका इंटीरियर का प्रोजेक्ट विद इन 45 डेज में अप टू 5000 स्क्वायर फीट रिटेल स्टोर कुछ भी बनाना हो, ऑटोमेटिकली बन जाएगा विदाउट एनी हैसल के। आपको सिर्फ पैसे देने हैं और आपको कुछ नहीं करना, आपको पैसे बस टाइम पे देने हैं। वो आप फिर और आपको शोरूम टाइम से पहले मिलेगा, ये हमारा वादा है। अब हम इसको और ज़्यादा ऑटोमेट, अब इसमें टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं, कैसे बैठे बैठे चीज़ों को और सुगम बनाया जाए, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। फ्यूचर में एक्सपेंशंस हैं। बहुत बढ़िया बात बताई विकास जी। विकास जी, बिजनेस की जर्नी तो आपने बताई, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, या हर किसी व्यक्ति का अपना खुद का एक स्वभाव होता है कि वो अपनी खुशी के लिए, आंतरिक खुशी के लिए कुछ काम करता है ना। किसी को परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, किसी को छुट्टियां मनाना अच्छा लगता है, किसी को कोई चैरिटी करना अच्छा लगता है। तो वो विकास भाई का क्या एक इनिशियल पहलू है, क्या एक अंदर का विकास है जिसको कौन सा काम करने में मज़ा आता है, और वो क्या आप करते हैं? मुझे देखिए, प्रकृति का एक स्वभाव है कि कहते हैं ना कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, एक विवाद छिड़ा रहता है हमेशा, धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म संगत कर्म अगर किया जाए तो वही सबसे बड़ा। तो मेरे लिए धर्म भी बड़ा, कर्म भी बड़ा। मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जो जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, वो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने धर्म को लेकर और अपने कर्म को लेकर इतना ज़्यादा प्रभावित होना चाहिए। मुझे लगता है कि सेवा भाव आपके अंदर इतना होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपको देने का भाव आपके अंदर होना चाहिए। वो मेरे अंदर है। आपने बोला अंदर का विकास क्या है, मुझे लगता है कि मेरे से जो इंसान जो ले पाए, मैं देने में विश्वास रखता हूँ। तो हम लोगों ने अभी जब ब्रांड कैटल की शुरुआत करी थी, उससे बिल्कुल उसी टाइम पर ही, उससे बिल्कुल 1 साल बाद ही मैंने 1 या 2 गाय से एक, बस मैंने कहा कि चलो मेरे को गौ माता, यू नो
रखते हैं, थोड़ा सा सेवा करते हैं उनकी, वो परिवार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। आज की डेट में 60 से 65 गायों की गौशाला हम रन करते हैं। वाह। ब्रांड कैटल फाउंडेशन, फिर हमने एक कंपनी तो चला रही थी, अब तो पहले मैं अकेला कर रहा था, लेकिन अब जब इतना बड़ा परिवार हो गया, गोवंश इतना बड़ा हो गया, तो हमने एक ब्रांड कैटल फाउंडेशन कंपनी बना दी, एनजीओ बना दी। बहुत बढ़िया। तो वट एवर द अमाउंट ब्रांड कैटल इज अर्निंग, अ लिमिटेड पार्ट ऑफ दैट ब्रांड कैटल गोज टू द ब्रांड कैटल फाउंडेशन। उस फाउंडेशन से हम गौशाला चलाते हैं। आज ही हमारे गौशाला में एक गाय ने बछड़ा दिया है, वाह। तो मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। बड़ा वाह। बेहतरीन एक फीलिंग आएगी, आपको खुशी मिलेगी। और देखिए, शुरुआत मैंने करी, अब मेरे को देख देख के मैंने उसकी 2-4 वीडियोस फोटो इधर उधर डाल दी, मेरे सारे दोस्तों ने अप्रोच कर लिया। अब हर किसी के मन में कुछ भाव तो है, लेकिन आपको क्या है ना, एक लीडर चाहिए कि जो इसको ट्रिगर ले ले, एक इनिशिएटर एक चाहिए। इनिशिएटर चाहिए जो उसको कर ले। अब आप समझिए कि 50 से 60 गायों की गौशाला चलाने में 2 से 2.5 लाख रुपए का महीने का खर्चा आता है। अगर मैं ये अपने आप पहले डे 1 पे मैं ये सोच लेता यार मैं कैसे करूँगा, तो मैंने तो एक से शुरू करी ना भाई, मैंने तो सेवा भाव से शुरू किया। और हम किसी गाय का दूध नहीं बेचते। जो गाय रोड पे एक्सीडेंटल होती हैं, जो अंधी होती हैं, जिनको कोई ले जाने वाला नहीं होता, हम उनको लेकर अपनी गौशाला में आते हैं, और बस सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव। और जो 2-3 गायें जो दूध देती हैं, उनका दूध उन्हीं गौशाला में बछड़ों को पिला देते हैं, क्योंकि गाय के ऊपर के दूध के ऊपर सबसे पहला अधिकार उसके बच्चे का ही होता है। वहीं पे पिला के उसको ठीक कर देते हैं। दूसरा, अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक सेवा शुरू करी है। 5 नवंबर को गुरु पूर्णिमा थी, तो हमारे फैक्ट्री में जिस होटल से खाना आता है हमारे वर्कर्स के लिए, तो उसने मेरे को बोला कि भैया एक काम करो, गुरु पूर्णिमा में ना लंगर करा लो गरीबों के लिए, रोड पे लगा देते हैं। तो मैंने कहा लगा दे भाई, कितना खर्चा आएगा? उसने बोला 5-6 हज़ार रुपये आएगा। और मैंने कहा कितने लोग खाना खा लेंगे भाई? कह रहा 300 लोग खा लेंगे। तो मैंने कहा 5,000 में 300 लोग खा लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा यार अगर एक काम करें, इसको हर हफ्ते करें, तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही क्यों, हर हफ्ते करते हैं। क्या था भैया, कर लो, बहुत बढ़िया है। तो हर हफ्ते करेंगे, तो मैंने कहा हफ्ते हिसाब लगाया, मैंने कहा 20,000 रुपये महीने का। मैंने कहा कितने लोग खाना खा लेंगे भाई? एक दिन में 300, तो 4 हफ्तों में 4 बार हो गया, तो 4 तिया 1200 लोग। मैंने कहा मैं 20,000 में 1200 लोगों को खाना खिला दूंगा। अगर मैं ये डेली करूँ तो 5,000 डेली का 1.5 लाख रुपये महीना हो गया। कितने लोग खाना खाएंगे? अब आप सोचो कि उसकी जो खुशी होगी आपको, वो एक इंटरनल पीस क्या देगी? लगभग 9-10 हज़ार लोग। तो अब सोचो, अब 10,000 लोगों को महीने में आप खाना खिला रहे हो, तो भाई ये आपके इंटरनल चीज़ है। तो मेरे को देने में बड़ा मज़ा आता है। मेरे को यही लगता है कि जो हमें सोसाइटी से मिला, वो इस समाज को डबल करके, ट्रिपल करके वापस करके जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास जी से आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और जो कुछ लर्निंग मैंने अपने जीवन में आज विकास जी से सीख के ली, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका व्यवहार हमेशा बड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़ा सदा हुआ होना चाहिए, बड़ा नपातला होना चाहिए, क्योंकि आज किया हुआ व्यवहार कब आपके फ्यूचर में काम आएगा वो आपको नहीं पता। दूसरी जो बहुत अच्छी बात विकास जी ने बोला कि आज आपको मेरी 5 साल की सक्सेस दिख रही है, वो आज 5 साल की सक्सेस नहीं है। इस 5 साल के पहले मैंने जो 10 साल हार्डकोर काम किया था, और वहां मैंने एक कंपनी में नौकर नहीं मालिक बन के जो काम किया था, वहीं से मुझे 50 करोड़ की जर्नी बनाने में 5 साल का बस समय लगा। तो टोटल उनकी 15 साल की जर्नी रही। जो लोगों को लगता है कि इतनी जल्दी ओवरनाइट सफल हो गया, तो इनकी ओवरनाइट 10 साल पुरानी थी। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे जो ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग होते हैं, वो तो हमारी टीम के एक एम्प्लॉय होते हैं, उनके साथ हम कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ विकास जी ने अपनी टीम को विश्वास में लिया, उनके साथ कन्विक्शन के साथ काम किया, और वही लोग आज इनके पार्टनर हैं। और जब वो पार्टनर बन गए, तो इन्होंने उनसे सुकून ले लिया। और चौथी सबसे अच्छी चीज़ कि जब आपको जीवन में परमात्मा कुछ देता है और आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने जीवन में कुछ परोपकार कर सको, तो इन्होंने बहुत अच्छा माध्यम चुना भूखों को खाना खिलाने का और गौ माता की सेवा करने का। तो ये 4 ब्रिलियंट लर्निंग मैंने आज विकास जी के साथ 1 घंटे के डिस्कशन में ली, और होप आप लोगों को भी बहुत सारी लर्निंग मिली हो। तो आज हमने जीरो से कैसे 100 करोड़ की जर्नी पे चलना चाहिए, या कैसे बिना पैसे लगाए भी आप 50 करोड़ 100 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं, ये हमने जीवंत उदाहरण देखा विकास जी के जर्नी से। तो आपके मन में और भी कोई सवाल हो विकास जी से पूछने के लिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आके बताइए। यदि आपने यहां तक पॉडकास्ट देखा है, मतलब डेफिनेटली आपने इस पॉडकास्ट से बहुत सारी लर्निंग ली होगी। तो जो भी लर्निंग आपने ली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिसमें आपकी लर्निंग से और लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिले। और आपके कमेंट में यदि विकास जी के लिए बहुत सारे नए सवाल आते हैं, तो मैं वापस विकास जी से 1 घंटे का समय फिर से मांगूंगा और विकास जी को वापस लेके आऊंगा। तो विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी आज पॉडकास्ट से बहुत सारी नई थैंक यू चीजें सो सीखी। मच चित्रेश जी, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।